जय हिंद दोस्तों, मैं हूं निरंजन और आप लोग देख रहे हैं इनके सिंघानिया यूट्यूब चैनल। तो आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और आप सभी को दिल से नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे हैं रेलवे समान विज्ञान इसके झांसर का, जिनमें से पहले ही 4 सेट कंप्लीट हो गया है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सेट नंबर 5। हर एक क्वेश्चंस को संपूर्ण विश्लेषण के साथ और विशेष रूप से न्यूमेरिकल को एकदम पूरे विस्तार से पूरे एक्सप्लेन के साथ आपको मैं समझा रहा हूं, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चंस में किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। अब देखिए, मैं बात कर लूँ PDF फाइल का, तो PDF फाइल आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और जो भी हमारे दोस्त अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारा हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचता रहेगा। तो चलिए इस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त देखिए, हम लोग आ गए हैं पहला नंबर क्वेश्चंस पर। तो पहला नंबर क्वेश्चंस कह रहा है कि जब वस्तु को डैश पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु को किस स्थान पर रखा जाए ताकि अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब न बने। तो इसका यहाँ पे राइट उत्तर होने वाला है ऑप्शन ए, यानी कि फोकस बिंदु पर। देखिए, अभिसरण लेंस में फोकस बिंदु पर जब वस्तु को रखते हैं तो किसी भी प्रकार का इमेज नहीं बनता है। तो इस पॉइंट को आपको अपने दिमाग में याद रखना है। आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। नंबर 2 क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल है। ये क्वेश्चन एकदम VBI है मेरे दोस्त, क्योंकि देखिए यही क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम डाटा के साथ RRB ग्रुप D एग्जाम में बहुत शिफ्टों में रिपीट हुआ है। तो इस क्वेश्चन को अपने माइंड में एकदम डाल लेंगे। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक कूली 13 kg के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जब भी आपको न्यूमेरिकल मेरे दोस्त हल करना है तो सबसे पहले आपको देखना होता है कि क्वेश्चंस में क्या क्या दिया है। तो देखिए ना, इस क्वेश्चंस में आपको मास दिया गया है, उसके साथ इस प्रश्न में हाइट दिया गया है और उसके साथ इस प्रश्न में छोटा g का मान दिया गया है, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है। अब हमें यहाँ पर कार्य निकालना है। तो हम लोग बचपन से ही जानते हैं कि कार्य का 2 फार्मूला होता है। एक तो फार्मूला होता है बल गुना विस्थापन होता है, और एक फार्मूला होता है कार्य बराबर mgh होता है। mgh, m मतलब मास होता है, g मतलब गुरुत्वीय त्वरण होता है और h मतलब ऊंचाई होता है। तो देखिए ना, यहाँ पर इस क्वेश्चंस के हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि कौन सा फार्मूला यहाँ पे पुटिंग होने वाला है। तो मेरे दोस्त, इस क्वेश्चंस में हमें मास दिया गया है, जी का मान दिया गया है, हाइट का मान दिया गया है। तो इसलिए इस प्रश्न में वर्क निकालने के लिए हम इस फार्मूला का यूज करेंगे, बल्कि इस फार्मूला का यूज नहीं करेंगे। तो इसलिए देखिए, आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको न्यूमेरिकल हल करना है तो सबसे पहले आपको देखना है कि प्रश्न में क्या क्या दिया गया है, और उसके बाद आपको उसी फार्मूला को पुटिंग करना है जिसके माध्यम से प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाए। तो देखिए, यहाँ पे हम पुटिंग करने वाले हैं W बराबर mgh। अब देखिए ना, इस प्रश्न में m का मान दिया गया है 13 और उसके बाद g का मान दिया गया है 10 और उसके बाद हाइट दिया गया है 1.5। अब देखिए, काटा पीटी करने के बाद मेरे दोस्त यहाँ पर आने वाला है 195 और ये कार का जो यूनिट होता है जूल होता है। तो इसका उत्तर एकदम डायरेक्ट यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए, 195 जूल। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको इस प्रकार से हल करना है। आते हैं नंबर 3 प्रश्न पर। नंबर 3 प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि थिएटर में 3D फिल्म देखते समय हमें विशेष चश्मे पहनने होते हैं, क्योंकि देखिए इस प्रश्न का लॉजिक क्या है ना, इस प्रश्न को आपको एकदम हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी 3D फिल्म देखने के लिए हम लोग जाते हैं या आप लोग गए भी होंगे तो विशेष रूप से एक चश्मा वहाँ पे पहनना होता है। अब देखिए, उस चश्मा को क्यों पहना जाता है। देखिए, उस चश्मा को इसलिए पहना जाता है क्योंकि
देखिए 3D फिल्म में ना क्या होता है कि भिन्न भिन्न प्रकार का रंग उसमें इस्तेमाल किया जाता है और उस रंग को हमारा जो आँख होता है ना वह महसूस नहीं कर पाती है, इसलिए विशेष चश्मा का यूज करते हैं जिसके माध्यम से हम लोग उस 3D फिल्म में जो रंग वहाँ पे दिखाया जा रहा है उस रंग को महसूस किया जा सके। तो देखिए ना यहाँ पर ऑप्शन में आपके यहाँ पर क्या दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है चश्मे हमारी बाएं और दाएं आँखों को भिन्न भिन्न छवियों को देखने की अनुमति देते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, ये ऑप्शन ऐसे ही यहाँ पे गलत हैं। अब देखिए बी आते हैं। देखिए बी ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया गया है कि 3D फिल्में विशेष रंग इस्तेमाल करती हैं जो मानव आँखों द्वारा महसूस नहीं किए जा सकते हैं। तो मेरे दोस्त इसीलिए हम लोग 3D फिल्म देखने के लिए विशेष रूप के चश्मे का यूज करते हैं, क्योंकि 3D फिल्म में विशेष प्रकार का रंग का यूज होता है जिस रंग को हमारी जो आँख होती है उस महसूस नहीं कर पाती है। तो इस प्रश्न को आपको एकदम दिमाग में ऐड रखना है और आपको पूरे यहाँ पे मैं बता दिया हूँ कि इस प्रकार की घटना होता है। तो आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका नंबर 4 है। देखिए 4 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रा क्या है। देखिए ये तो बच्चे वाला प्रश्न है, लेकिन बहुत बच्चे इसके एसआई मात्रा को निकाल नहीं पाते हैं, डायरेक्ट उसके मान को याद रखते हैं। तो यदि आपका इसका मान का याद है तो आप इसको डायरेक्ट उत्तर यहाँ से मार सकते हैं, लेकिन आपको हम बताने वाले हैं कि ये बड़ा जी का एसआई मात्रक यहाँ से कैसे फाइंड होता है। तो आइए पहले आपको मैं सिखाता हूँ। देखिए जी, सबसे पहले बाबा न्यूटन का एक नियम था गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। देखिए उस सिद्धांत के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण का जो फॉर्मूला आता है F बराबर बड़ा जी इंटू m1 गुना m2 और बटा में r² होता है। ठीक है, अब देखिए F का मतलब गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, G आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गया, M और M2 ये मास हो गया और ये दोनों मास के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे r हो गया। अब देखिए हमें यहाँ से G का मान निकालना है। तो देखिए G का मान निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। अब देखिए R का ये F के साथ गुना होगा तो F गुना r² यहाँ पे आएगा और बटा में m1 गुना m2 यहाँ पे आने वाला है। अब देखिए हमें इस G का एसआई मात्रक निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली G का एसआई मात्रक में निकाल सकता हूँ। इन सब का एसआई मात्रक हमें फाइंड करना होगा। हम जानते हैं बचपन से कि F यानी कि बल का जो एसआई मात्रक होता है वह न्यूटन होता है, जबकि देखिए ये R मतलब क्या, R डिस्टेंस है, तो R डिस्टेंस का जो एसआई मात्रक होता है वह मीटर होता है। तो यहाँ पर आएगा n गुना मीटर स्क्वायर और बटा में देखिए ये दोनों मास हैं, तो मास का क्या होता है, केजी होता है, तो यहाँ पे आएगा kg²। अब देखिए इसको हम अच्छी प्रकार से यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से ऊपर, तो ये हमारा आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और यहाँ से kg प्रति स्क्वायर यहाँ पे आने वाला है। तो देखिए आपके ऑप्शन में है क्या, तो देखिए आपके ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है ये न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स 2। अब देखिए इनवर्स 2 यहाँ पे कैसे आएगा, तो हम लोग यहाँ से फाइंड कर ले कि जो G का जो एसआई मात्रक होता है वह न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg² होता है। अब देखिए ये kg बटा में है स्क्वायर में, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स 2 यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए मेरे दोस्त इस प्रकार से हम लोग गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक निकालते हैं। यदि आपके ऑप्शन में यदि ये दिया हो तो इसका एसआई मात्रक यह होगा, यदि आपके ऑप्शन में यह दिया हो तो आपका एसआई मात्रक यह होगा। तो देखिए इस प्रश्न में जो ऑप्शन में दिया गया है यह दिया गया है, तो यह इसका एसआई मात्रक होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट यहाँ पे उत्तर होने वाला है। अब देखिए आगे आते हैं नंबर 5 नंबर प्रश्न पर। नंबर 5 प्रश्न कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान क्या होता है। अब देखिए इसके वैल्यू को आपको डायरेक्ट यहाँ से याद रखना है कि इसका वैल्यू क्या होता है। और देखिए इसका वैल्यू बहुत बच्चे को याद रहता है, लेकिन वह यूनिट में यहाँ पे भूल जाते हैं वह। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसका जो वैल्यू होता है 6.67
34 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अभी हम लोग इसको फाइंड किए हैं, तो ये इसका वैल्यू होता है। इस वैल्यू को एकदम अपने माइंड में डाल लो। यह बहुत एग्जाम में पूछता है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एकदम इसको माइंड में डाल लो। तो देखिए ना आपके ऑप्शन में क्या है, तो आपके ऑप्शन में डी है। डी यहाँ पे दिया गया है 6.6734 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है नंबर 6। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम VBI, ये भी ग्रुप डी एग्जाम में बहुत शिफ्टों में ये प्रश्न रिपीट हुआ है। तो इस प्रश्न को अपने माइंड में एकदम ऐड कर लेंगे। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि दो वस्तुओं को समान वेग से प्रक्षेपित किया जाता है यदि एक वस्तु को 36 से 30 डिग्री के कोण पर और अन्य को 36 से 60 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो उनका अधिकतम ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। देखिए ये एक न्यूमेरिकल है। अब ये किस चैप्टर का है, तो देखो ये मेरे दोस्त प्रक्षेप गति के एक चैप्टर है फिजिक्स में, जिसका एक ये न्यूमेरिकल है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आपको हम सिखा रहे हैं कॉपी पर। देखिए दोस्त, सबसे पहले इस प्रश्न में कहा गया है कि समान वेग से एक वस्तु को 36 दिशा से 30 डिग्री एंगल पर प्रक्षेपित किया जाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा सतह है, इस सतह से 30 डिग्री एंगल पर, मतलब ये 30 का एंगल है और इसका वेग मान लीजिए कि u है, ठीक है ना। u वेग से इसको हम प्रक्षेपित करते हैं। और देखिए अगला पॉइंट में क्या कहा गया है, अगला पॉइंट में कहा गया है कि 60 डिग्री एंगल, यानी कि 60 डिग्री एंगल से प्रक्षेपित करते हैं एकदम समान वेग से। यानी कि इसका जो वेग u है तो इसका भी वेग क्या है, u है। इसको 60 डिग्री एंगल से इसको हम प्रक्षेपित करते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों का ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। अब देखिए प्रक्षेपित गति में जो महत्तम ऊंचाई हो रहा है उसी का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए मैं मान लिया कि इस कंडीशन का जो ऊंचाई होगा वह हमारा h1 होगा और इसका मैं मान लिया कि h2 होगा। अब देखिए इसके आगे मैं आता हूँ, आप लोग को एकदम माइंड में डाल लीजिए कि प्रक्षेपित गति में महत्तम ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है वह होता है h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा में 2g होता है। अब यहाँ पे u क्या होता है, तो u का मतलब वेग होता है जिस स्पीड से वस्तु को फेंका जाता है, और उसके बाद ये g क्या होता है, तो g गुरुत्वीय त्वरण होता है। अब देखिए इसी फार्मूला में बस आपको यहाँ से पुटिंग कर लेना है। तो मैं यहाँ से क्या कर लिया हूँ कि h1 के लिए मैं इसको डाल लिया हूँ इस प्रकार से। देखिए u और g हमारा सेम होगा, बस थीटा का मान यहाँ पे अलग अलग होगा। और h2 में देखिए u और g एकदम पूरा सेम यहाँ पर है, बस यहाँ पे h1 में थीटा 1 मान लिया हूँ और h2 में थीटा 2 मान लिया हूँ। अब देखिए ये u यहाँ से कट जाएगा और ये 2g यहाँ से कट जाएगा। अब देखिए काट पीट मार पीट करने के बाद डायरेक्ट यहाँ से जो हमारा बचने वाला है वह बचेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा 1 बटा में साइन स्क्वायर थीटा 2। अब देखिए इसके आगे अब थीटा का मान मैं यहाँ से डाल लिया तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री, उसके बाद साइन स्क्वायर 60 डिग्री यहाँ पे हो गया। अब देखिए साइन 30 का मान 1 बटा में 2 होता है, तो इसका स्क्वायर कर दिया। और उसके बाद साइन 60 का मान जो होता है √3 बटा में 2 होता है, तो इसका यहाँ पे स्क्वायर कर लिया। अब ये स्क्वायर करने के बाद ये 1 बटा में 4 हो गया और यहाँ से ये 3 बटा में 4 हो गया। तो ये 4 यहाँ से कट गया, तो यहाँ से आ गया 1 बटा में 3, यानी कि डायरेक्ट यहाँ से जो हमारा मान यहाँ से आ गया है 1:3। और यही इस प्रश्न का राइट यहाँ से उत्तर होने वाला है। तो मेरे दोस्त, जब भी ऐसा न्यूमेरिकल आपको देखने को मिले तो आपको इसी प्रकार से यहाँ पे हल करना है। तो इसका जो यहाँ पे जो उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी, यानी कि 1:3 इसका उत्तर यहाँ पे होने वाला है। तो आइए अब मैं आता हूँ अगला प्रश्न नंबर 7 पर। देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सेल्सियस से केल्विन पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा। देखिए मेरे दोस्त, ये जो प्रश्न है ना,
ये प्रश्न बहुत एग्जाम में एकदम रिपीट करता है, एकदम बीबीआई है, एकदम ये बच्चा वाला प्रश्न है। बच्चा इस प्रश्न का उत्तर जानता है। तो देखिए ना, हम लोग जानते हैं जी बचपन से ही कि यदि सेल्सियस को हमें केल्विन में कन्वर्ट करना हो, केल्विन में कन्वर्ट करना हो मेरे दोस्त, तो क्या करेंगे कि सेल्सियस में 273 को जोड़ देंगे। बस सिंपल सा भाषा यहाँ पर है। तो देखिए ना, इसी प्रकार के यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि दिए गए तापमान को 273 से गुना करें। नहीं, दिए गए तापमान को 273 जोड़े। बिल्कुल जो तापमान दिया गया होता है कि सेल्सियस में, उसमें 273 जोड़ने के बाद वह केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट यहाँ पे उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी होगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है 8 नंबर, रमी के निस्पंदों के बीच की दूरी होती है। देखिए इसको आपको याद करना है, ये वेब चैप्टर का प्रश्न है, फिजिक्स में बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको आप याद कर लेंगे कि निस्पंदों के बीच की जो डिस्टेंस होता है कितना होता है, तो वह होता है λ/2 होता है। तो इसका राइट यहाँ पे उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी होगा। अब देखिए आगे आते हैं 9 नंबर प्रश्न पर। देखिए 9 नंबर प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत एग्जाम में रिपीट भी करता है ये प्रश्न। तो इस प्रश्न को आप एकदम ध्यान से समझेंगे। देखिए प्रश्न क्या बोला है कि एक पिंड स्थिर अवस्था से सरल रेखा के अनुदिश स्थिर त्वरण से गतिमान है, तो चाल v का दूरी s के साथ परिवर्तन होगा। अब देखिए सबसे पहले इस प्रश्न को समझने के लिए आपको एक पॉइंट यहाँ पे समझना होगा, वेग और समय ग्राफ के माध्यम से। यदि आप वेग और समय ग्राफ यहाँ पे समझ गए ना, तो उसके साथ आप इसको यहाँ पे समझ जाएंगे। यहाँ पे देखिए वेग समय ग्राफ क्या कहता है, वेग समय ग्राफ क्या कहता है, ये वेग है और ये यहाँ पे टाइम है। तो वेग समय ग्राफ क्या कहता है कि यदि इस ग्राफ में यदि ऐसी कोई रेखा है, तो यह रेखा क्या दिखाती है कि वेग समय ग्राफ में कि जो त्वरण है वह कांस्टेंट है। त्वरण क्या है? कांस्टेंट है। जब कोई रेखा ऐसे हो तो यह रेखा क्या दिखाती है कि जो वेग है, वेग समान वेग हैं, ठीक है। और जब कोई रेखा यहाँ पे ऐसे हो तो ऐसे क्या दिखाती है कि यह मतलब असंभव ग्राफ है, इस प्रकार का ग्राफ नहीं बन सकता है। यदि इस ग्राफ में इस प्रकार से कोई लाइन दिया हो तो यह क्या दिखाती है कि समय के सापेक्ष जो त्वरण है ना वह घट रहा है। और यदि इस प्रकार से यदि लाइन शो कर रहा है तो यह लाइन क्या दिखाता है कि जो त्वरण है ना वह समय के साथ बढ़ रहा है। तो मेरे दोस्त इस प्रकार से यहाँ पर ये होता है समय और वेग का ग्राफ होता है। अब देखिए इसमें क्या बोला है ना कि एक पिंड स्थिर अवस्था से एक सरल रेखा के अनुदिश स्थिर त्वरण से गतिमान है। अब देखिए स्थिर त्वरण से गतिमान का मतलब क्या होगा कि वेग समय ग्राफ में ये लाइन ऐसे होगी। तो अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है ना कि चाल और दूरी के साथ परिवर्तन होगा। अब देखिए चाल और दूरी का ग्राफ कैसे बनेगा, तो देखिए ना यहाँ पर चाल दूरी का ग्राफ इन ऑप्शन में से किस प्रकार से बनने वाला है। देखिए पहला ऑप्शन में दिया गया है कि ये एकदम समान होगा, कभी भी नहीं समान हो सकता है, क्योंकि देखिए त्वरण जब समान है तो वैसी स्थिति में चाल और यहाँ से जो दूरी होगा वह समान यहाँ पे नहीं होगा, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे दिया गया है। देखिए बी कि जो परिवर्तन हो रहा है वेग और डिस्टेंस में, यानी कि वेग जैसे ही बढ़ रहा है तो डिस्टेंस कम हो रहा है और वेग जैसे ही घट रहा है तो डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो देखिए इस ऑप्शन में यहाँ से शो हो रहा है इस ग्राफ से कि जो वेग है ना, जो चाल है ना, वह दूरी के हिसाब से परिवर्तित हो रहा है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी होने वाला है, ठीक है। तो इसको एकदम आप दिमाग में यहाँ पे डाल लेंगे। आते हैं अगले प्रश्न पर।
देखिए दोस्त, अगला प्रश्न क्या है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, एकदम VVI। इस प्रश्न को एकदम अपने माइंड में डालना मेरे दोस्त। देखिए प्रश्न क्या है कि सरल आवर्त गति कर रहे कण का त्वरण सर्वाधिक होता है कब, यानी कि किस कंडीशन में जो एक्सीलरेशन जो होता है वह महत्तम होता है। तो देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे एक्सीलरेशन पूछा है ना, आपसे बहुत कुछ पूछ सकता है, आपसे विस्थापन भी पूछ सकता है, आपसे गतिज ऊर्जा भी पूछ सकता है, आपसे पोटेंशियल एनर्जी भी पूछ सकता है, आपसे काइनेटिक ऊर्जा भी यहाँ से पूछ सकता है। तो कुछ भी पूछ सकता है कि सरल आवर्त गति में कौन महत्तम होता है, कब शून्य होता है, किस बिंदु पे ये होता है, किस बिंदु पे वे होता है। तो देखिए सारा का मतलब आपको मैं समझा रहा हूँ, बस एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को बस आप सीख गए ना, तो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दिया हो आप उसे चुटकी में उड़ा सकते हैं। तो आइए आपको मैं समझाता हूँ। देखिए सबसे पहली बात, ध्यान से मेरे दोस्त यहाँ पे समझिएगा, समय लग जाए तो समय का कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं है, बस आपको हर एक क्वेश्चंस को समझना है। भले हमको एक सेट करवाने में 1 घंटा लगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको हर एक क्वेश्चंस को एकदम समझना है ध्यान से। देखिए सरल आवर्त गति में क्या होता है, देखिए इसमें क्या क्या पूछता है, तो आपसे पूछता है विस्थापन। पहले क्या क्या पूछता है, तो आपसे पूछता है विस्थापन, उसके बाद आपसे पूछेगा त्वरण, और उसके बाद आपसे पूछेगा वेग, और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछ देगा, और आगे ये भी पूछ देता है पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पूछता है कि मतलब किस बिंदु पर महत्तम होता है और किस बिंदु पर 0 होता है, ये पूछता है। अब देखिए आप ध्यान देंगे, जो लोलक होता है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा लोलक है, ठीक है ना, और यह जैसे इस प्रकार से ये मोशन कर रहा है, इस प्रकार से ये मोशन कर रहा है लोलक हमारा ये। तो देखिए इस मोशन में क्या होता है ना, जो यह बिंदु होता है, जो यह बिंदु होता है, इस बिंदु को कहा जाता है अंत बिंदु। ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, अंत बिंदु बोलते हैं। और देखिए बीच वाला जो बिंदु होता है ना, इसको कहा जाता है मध्य बिंदु बोलते हैं इसको हम। इसको अंत बिंदु भी बोल सकते हैं, या इसको हम अंत छोर भी बोलते हैं, ठीक है ना, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए जब ये लोलक मेरे दोस्त अंत बिंदु से मध्य बिंदु पर आता है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एकदम कॉमन सेंस से आपको समझना है कि इस लोलक जब ये ऊंचाई से, मतलब जब ये नीचे की ओर आएगा तो इसका स्पीड हाई होगा। जब स्पीड हाई होने का मतलब ये होगा कि इसका वेग बढ़ेगा, और वेग बढ़ने का मतलब ये होगा कि इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त इस लॉजिक से कि मध्य बिंदु पर 2 चीज़ महत्तम होता है, एक तो वेग होता है और एक काइनेटिक एनर्जी होता है। आपको ध्यान रखना है कि मध्य बिंदु पर वेग और काइनेटिक एनर्जी महत्तम होता है। इसके अलावा जो भी बच गया विस्थापन, त्वरण और पोटेंशियल एनर्जी, यह 0 होता है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि विस्थापन, त्वरण और पोटेंशियल जो एनर्जी होता है यह 0 होता है। अब देखिए इसके उल्टा अंत बिंदु पर इसके उल्टा मेरे दोस्त अंत बिंदु पर क्या होता है कि वेग और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर 0 होता है अंत बिंदु पर, लेकिन इसके उल्टा विस्थापन, त्वरण और पोटेंशियल एनर्जी जो क्या होता है, हाई होता है, एकदम महत्तम होता है। तो इस प्रकार से आपको समझना है कि सरल लोलक गति में अंत बिंदु पर या दोनों छोरों पर विस्थापन, त्वरण और स्थिति ऊर्जा का मान महत्तम होता है, जबकि वेग और काइनेटिक एनर्जी का मान 0 होता है। लेकिन मध्य बिंदु पर उसके उल्टा वेग और काइनेटिक एनर्जी का मान महत्तम होता है और बाकी सब यहाँ पर 0 होता है। तो बस यही पूछता है, इसका किस स्थान पर मान महत्तम होता है, किस स्थान पर मान 0 होता है।
तो मेरे दोस्त आपको पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करके मैं समझा दिया हूँ। और देखो इस टॉपिक से कुछ भी क्वेश्चंस आए तो अब आपसे फंसना नहीं चाहिए। एकदम बोलो कि अब आपसे क्वेश्चंस नहीं फंसेगा, कुछ भी क्वेश्चंस आए यहाँ से, ठीक है। तो देखिए इसका उत्तर आपका आ गया होगा। देखिए ना प्रश्न हमसे यहाँ पे क्या कह रहा है, क्या बोला है जी कि सरल आवर्त गति कर रहे कण का त्वरण सर्वाधिक होता है। भाई त्वरण मतलब महत्तम कब होता है? ऑप्शन ए यहाँ पे दिया गया है कि दोनों छोरों पर अलग अलग होता है, कभी नहीं। दोनों छोरों पर, बिल्कुल मैं आपसे क्या कहा था कि दोनों छोर जो होता है यानी कि जो अंत बिंदु होता है उस पर ही त्वरण का, विस्थापन का और उसके साथ स्थिति ऊर्जा का मान महत्तम होता है, बाद बाकी जीरो होता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है मेरे दोस्त, क्या होने वाला है? ऑप्शन बी होने वाला है। दोस्तों अब मैं आता हूँ 11 नंबर प्रश्न पर। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि जब एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो यह ऊपर उठकर प्लवमान होता है, क्योंकि अब देखिए इस प्रश्न में एक वर्ड का यूज किया है, प्लवमान। देखिए प्लवमान का मतलब होता है तैरना, यानी कि यह ऊपर उठकर तैरता है। क्योंकि देखिए इस प्रश्न का मतलब ये हुआ कि जहाज जब है नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह ऊपर उठकर तैरता है। क्योंकि भाई कॉमन सेंस का बात है, क्योंकि नदी के अपेक्षा समुद्र का जो डेंसिटी होता है वह अधिक होता है, इसलिए जो जहाज होता है स्पीड में भी तैरता है और वह ऊपर उठ कर भी तैरता है। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जब जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह हल्का सा स्पीड में तैरता है। क्योंकि मेरे दोस्त, क्योंकि समुद्र का जो डेंसिटी होता है वह नदी के डेंसिटी से अधिक होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? देखिए ना ऑप्शन में क्या दिया है, समुद्र जल उत्सर्तर होता है, कभी नहीं। जहाज समुद्र में तीव्र गति से भ्रमण करता है, नहीं। नदी जल का घनत्व अधिक होता है, बिल्कुल नहीं, नदी का जल का डेंसिटी अधिक नहीं होता है। अब देखिए अगला यहाँ पे क्या दिया है, ऑप्शन डी यहाँ पर, तो डी दिया है समुद्र जल का डेंसिटी अधिक होता है। बिल्कुल नदी के जल से समुद्र जल का डेंसिटी अधिक होता है, इसलिए मेरे दोस्त जो जहाज होता है ना वह ऊपर उठ कर तैरता है या वह स्पीड में तैरता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है ऑप्शन डी यहाँ पर। तो आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है 12 नंबर। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए बोला है उपयुक्त विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। देखिए क्या भाई हमें यहाँ पे पूर्ति करना है, तो हमें पूर्ति करना है यहाँ पर डैश नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है और डैश कमा डैश से लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। अब देखिए एक आपको कंसेप्ट यहाँ पे ध्यान रखना मेरे दोस्त यहाँ से। अब देखिए कंसेप्ट क्या है ना कि क्या भाई नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है। तो हम लोग बचपन से जानते हैं अम्ल जो होता है मेरे दोस्त, ये क्या करता है कि नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है। देखिए इसका एक कंसेप्ट होता है, आप भूल जाते हैं। तो देखिए कंसेप्ट क्या है ना, इस कंसेप्ट का नाम है अनीला। देखिए अनीला का मतलब क्या हो कि जो आ मतलब क्या, अम्ल, नी मतलब क्या है, लिटमस जो नीला होता है उसको लाल कर देता है। तो इस कंसेप्ट से भी आपको ध्यान रखना है हमेशा कि जो अम्ल होता है नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है। अब देखिए इसके उल्टा यहाँ से हमसे क्या पूछ रहा है कि अब देखिए यहाँ पर फिलअप होगा ना, यहाँ पे इसके उल्टा जो क्षार होता है ना वह लाल लिटमस को नीले रंग में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे फिलअप क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा फिलअप पे दोस्त क्षार होगा और यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पे होगा लाल होगा। तो बस देखिए ना हमें फिलअप क्या करना है, अम्ल क्षार लाल, अम्ल क्षार लाल। देखिए आपके ऑप्शन में है क्या दोस्त,
देखिए ना, है क्या आपके ऑप्शन में? अम्ल क्षार लाल। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी है अम्ल क्षार लाल। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन डी होने वाला है। तो आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या है? देखिए अगला प्रश्न बोल रहा है कि न्यूलैंड और मेंडलीव और मेयर नामक वैज्ञानिकों ने डैश का विकास किया था। इस प्रश्न का उत्तर तो बच्चा जानते हैं कि जो न्यूलैंड्स थे, जो मेंडलीव थे, जो मेयर थे, उन्होंने भाई क्या किए थे? तो आवर्त सारणी विषय वस्तु का विकास किया था। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन बी होने वाला है। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न नंबर 14 बहुत अच्छा प्रश्न है। बोला है कि C12H22 और O11 का रासायनिक सूत्र है, मतलब यह जो है किसका केमिकल फार्मूला है? ऑप्शन ए दिया है ग्लूकोज का, ऑप्शन बी दिया है गैलेक्टोज का, ऑप्शन सी दिया है लैक्टोज का, ऑप्शन डी दिया है फ्रुक्टोज का। मेरे दोस्त हम लोग बचपन से जानते हैं कि जो ये C12H22 और O11 जो फार्मूला होता है, यही फार्मूला चीनी का होता है, या इसी को बोलते हैं सुक्रोज बोलते हैं, या यही जो होता है लैक्टोज का फार्मूला होता है। तो देखिए ना, ये तीनों में से आपके ऑप्शन में क्या दिया है? चीनी है क्या? चीनी नहीं है। सुक्रोज है क्या? नहीं है। लैक्टोज है क्या? बिल्कुल मेरे दोस्त, लैक्टोज यहाँ पे ऑप्शन सी है। तो लैक्टोज इसका राइट उत्तर होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि C12H22O11 लैक्टोज चीनी सुक्रोज का फार्मूला होता है। ठीक है, तो आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न नंबर 15 क्या बोल रहा है? देखिए प्रश्न क्या है ना, एल्कोहल में क्या होता है? अब देखिए एल्कोहल में क्या होता है। ऑप्शन में दिया है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑप्शन बी दिया है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑप्शन सी दिया है ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑप्शन डी दिया है हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन। अब देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एल्कोहल भाई किसे कहते हैं? तो एल्कोहल हम कहते हैं एथिल एल्कोहल को, या इसी का अगला नाम क्या है? एथेनॉल को कहते हैं। अब देखिए इसका भाई फार्मूला क्या होता है? तो देखिए इसका फार्मूला होता है मेरे दोस्त C2H5OH होता है। अब देखिए इसमें किसका यूज हुआ है? इसमें कार्बन का यूज हुआ है, इसमें हाइड्रोजन का यूज हुआ है, इसमें ऑक्सीजन का यूज हुआ है। तो यही तो हमसे पूछ रहा है कि एल्कोहल में क्या होता है। तो भाई क्या क्या होता है? क्या क्या होता है? तो इसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। तो ऑप्शन मेरे दोस्त बी इसका राइट उत्तर होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 16 नंबर। देखिए ये प्रश्न क्या है? निष्क्रिय लिटमस विलेन का रंग डैश होता है। अब देखिए आपको ध्यान रखना है, इस प्रश्न को एकदम आपको माइंड में एकदम याद इसको कर लेना है कि जो निष्क्रिय यानी कि जो क्रिया ना करे, वह जो लिटमस का जो विलेन होता है ना, उस विलेन का रंग कैसा होता है? तो उसका रंग होता है बैगनी। आपको एकदम ध्यान रखना है कि निष्क्रिय जो विलेन होता है लिटमस का, उसका रंग बैगनी होता है। लेकिन देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं मेरे दोस्त कि लिटमस जो पेपर होता है ना, उसको किस पौधे से निकाला जाता है? तो देखिए उस पौधे का नाम है लीचेन नामक पौधे से इसको निकाला जाता है, इसको मतलब इसका उत्पादित होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि निष्क्रिय लिटमस विलेन का रंग कैसा होता है? बैगनी होता है। और अम्ल लिटमस विलेन को क्या करता है? तो नीले रंग को वह लाल में कन्वर्ट करता है। जो क्षार होता है लाल लिटमस पेपर को नीले में कन्वर्ट करता है। तो इस प्रकार से आपको ये चारों पॉइंट आपको दिमाग में एकदम ऐड रखना है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या है? 17 नंबर प्रश्न बोला है कि 250 ग्राम का ऐसा विलेन जिसमें ग्लूकोज की मात्रा होगी। अब देखिए ऐसा प्रश्न को हल करने के लिए ना, देखिए ये भी एक बच्चा वाला न्यूमेरिकल है। देखिए ऐसे न्यूमेरिकल को हल करने के लिए यदि आपको कोई बिलियन दे दे, और बिलियन मतलब
मात्रा में दिया हो और उसमें से पूछ ले कि इसकी क्वांटिटी का वहाँ पे मात्रा क्या होगा, तो देखिए वैसी स्थिति में क्या करते हैं ना कि जितना मात्रा दिया हो ना उसमें हम 20 से वहाँ से भाग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 250, तो 250 में 20 से भाग कर लेंगे, तो 20 से भाग देने के बाद मेरे दोस्त कितना आएगा, तो 12.5 आएगा। तो यही हमारा ग्लूकोज का मात्रा होगा। देखिए ना आपके ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन बी है 12.5 ग्राम। तो आपको एकदम हमेशा इस पॉइंट को ध्यान रखना है, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? बोरोन है, लिथियम है, मेंडलीव लोथर मेयर है, लोथर मेयर है। तो जी देखिए ना, ये प्रश्न तो बच्चा जानता है कि सबसे हल्का एलिमेंट कौन है, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम लिथियम है, यानी कि इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। अब देखिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, यानी कि परमाणु संख्या क्या होगा, तो इसका होता है 3 होता है, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपका 19 नंबर। देखिए प्रश्न क्या बोला है ना, पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि मतलब पास्चुराइजेशन की प्रक्रिया में क्या होता है। अब देखिए सबसे पहले ना इसको पूरे विस्तार से आपको मैं समझाता हूँ, सुनिए पहले। देखिए सबसे पहले पास्चुराइजेशन की प्रक्रिया किसने दिया था, मतलब इसका खोज किसने किया था, तो उस वैज्ञानिक का नाम था लुईस पास्चर। लुईस जो पास्चर थे ना, उन्हीं के द्वारा पास्चुराइजेशन प्रक्रिया का खोज किया गया था। अब देखिए एक और क्वेश्चन पूछता है कि रेबीज के टीके का खोज किसने किया था, तो वही किए थे लुईस पास्चर। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए पास्चुराइजेशन की प्रक्रिया में क्या होता है, तो देखिए इसमें क्या होता है ना, दूध या किसी लिक्विड में बैक्टीरिया जो होते हैं ना उसको मतलब मारने के लिए, मतलब बैक्टीरिया रोधी बनाने के लिए उस लिक्विड को इस प्रक्रिया का यूज किया जाता है। अब देखिए इस प्रक्रिया में क्या होता है कि दूध या अन्य लिक्विड को एक मतलब कांस्टेंट तापमान पर बहुत देर के लिए गर्म करते हैं और उसके बाद एकाएक निश्चित समय में ना अचानक उसको हम ठंडा कर देते हैं, और जिसके माध्यम से क्या होगा कि जो भी उसमें बैक्टीरिया होगा वह बैक्टीरिया मर जाएगा और वह जो लिक्विड है वह खराब नहीं होगा। देखिए मेरे दोस्त खासकर ना इस प्रक्रिया का यूज किया जाता है दूध में। देखिए दूध में क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि दूध में लैक्टोबैसिलस जो मतलब बैक्टीरिया पाया जाता है, तो उस बैक्टीरिया को मारने के लिए इस प्रक्रिया का यूज करते हैं। दूध को एक निश्चित तापमान पर गर्म करते हैं बहुत देर तक और उसके बाद एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, जिससे क्या होता है कि दूध में जो बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं लैक्टोबैसिलस, उस बैक्टीरिया का मृत्यु हो जाता है, मतलब वह बैक्टीरिया रोधी वहाँ पे हो जाता है दूध, और दूध फटता नहीं है। तो इस प्रक्रिया का उसी में यूज करते हैं। तो देखिए ना यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है कि दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है, बिल्कुल नहीं। अब देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे दिया गया है कि दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। तो मेरे दोस्त यही इसका उत्तर होने वाला है, ऑप्शन बी। पास्चुराइजेशन में यही घटना यहाँ पे होता है। कि मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है। देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है प्रश्न ये। अब देखिए हम लोग जानते हैं बचपन से ही कि कंठ के माध्यम से ही आवाज़ का उत्पादन होता है, यानी कि आवाज़ निकलता है कंठ के द्वारा ही। अब देखिए उस कंठ को क्या कहते हैं ना, वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं उस कंठ को, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट यहाँ पे उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी, यानी कि वॉइस बॉक्स। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या है 21 नंबर, जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए इसको आपको ध्यान रखना है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है प्राकृतिक चयन। इसको क्या बोलते हैं,
प्राकृतिक चयन बोलते हैं इस प्रक्रिया को, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए अगला प्रश्न है 22 नंबर। प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव शरीर में प्रोस्टेट एक डैश हैं। ऑप्शन ए दिया है संयोजी ऊतक है, ऑप्शन बी दिया है ग्रंथि है, ऑप्शन सी दिया है झिल्ली है और ऑप्शन डी दिया है मांसपेशी है। अब देखिए मेरे दोस्त, ये जो है ना, यह एक प्रकार का ग्रंथि होती है जो मानव शरीर में ना पाया जाता है मूत्राशय के पास। मूत्राशय के पास यह स्थित होता है। और देखिए इसी ग्रंथि से एक लिक्विड का स्राव होता है और जो लिक्विड क्या करता है कि स्पर्म में 15 से 30% भाग स्पर्म का भाग वह बनाता है और इसी लिक्विड के माध्यम से जो शुक्राणु होते हैं ना वह तैरते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यह एक प्रकार का ग्रंथि है। तो इसका राइट उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन बी यहाँ पे होने वाला है। अगला प्रश्न है नंबर 23। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि एलोसोम होते हैं। ऑप्शन ए दिया है कोशिकांग, ऑप्शन बी दिया है पादप हार्मोन, ऑप्शन सी दिया है एलिन और ऑप्शन डी दिया है लिंग गुणसूत्र। अब देखिए आपको ध्यान रखना है कि एलोसोम क्या होते हैं। देखिए मेरे दोस्त, जो ये एलोसोम होते हैं ना, ये होता है लिंग गुणसूत्र होता है, यानी कि यही जो होते हैं यही लिंग का निर्धारण करते हैं कि लड़का है कि लड़की है, मतलब लड़का होगा कि लड़की होगा, यह निर्धारण कौन करते हैं? तो एलोसोम करते हैं। अब देखिए मैं आपको ये भी यहाँ से मैं स्पष्ट कर दूँ कि मानव शरीर में लिंग को निर्धारण करने के लिए कौन सा क्रोमोसोम होता है? तो वह होता है 23वां जोड़ी। 23वां जोड़ी जो क्रोमोसोम होता है ना, यही क्रोमोसोम मानव शरीर में लिंग का निर्धारण करता है। तो इसी को कहा जाता है एलोसोम कहते हैं। अब देखिए इसी से लिंकेड एक और वर्ड होता है, उसको कहा जाता है ऑटोसोम कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? तो ऑटोसोम बोलते हैं। तो आप देखिए ध्यान रखेंगे कि मानव शरीर में जो 22वां जोड़ी, जो मतलब 22 जोड़ी यानी कि 22 तक, 1 से लेके 22 तक जो जोड़ी जो क्रोमोसोम होते हैं ना, उसको कहा जाता है ऑटोसोम बोलते हैं। ऑटोसोम या उसको सौजात गुणसूत्र भी उसको कहा जाता है। लेकिन 23वें जोड़ी जो क्रोमोसोम होता है उसको एलोसोम के नाम से जानते हैं और यही एलोसोम क्या करता है कि लिंग गुणसूत्र होता है, लिंग के निर्धारण में सहायक होता है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछता है कि मेल और फीमेल में लिंग निर्धारण के लिए कौन सहायक होता है? तो आपको मैं बता दूं कि मेल ही लिंग निर्धारण के लिए सहायक होता है, फीमेल सहायक नहीं होती है, क्योंकि मेल में जो 23वां जोड़ी जो एलोसोम होते हैं वह XY होता है, जबकि फीमेल में जो 23वां जोड़ी जो एलोसोम होता है उसमें क्या होता है? तो उसमें आपका XX होता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त। इतना सारा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। और देखो खासकर ना एलोसोम और ऑटोसोम तो बहुत बार पूछता है कि ऑटोसोम किसे कहते हैं, एलोसोम किसे कहते हैं। तो आपको पूरा यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर दिया हूँ। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या है 24 नंबर। पौधों डैश द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। देखिए ये प्रश्न जो है ना, इस प्रश्न का कुछ लैंग्वेज उल्टा पुल्टा है। देखिए इस लैंग्वेज को मैं समझा रहा हूँ। पौधे डैश द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं, यानी कि जो पौधा है ना वह किसके द्वारा अतिरिक्त जो जल होता है उसको बाहर निकालता है। तो जी हम लोग बच्चा जानता है और हम लोग बचपन से भी जानते हैं मेरे दोस्त यहाँ से कि जो पौधे होते हैं वह वाष्पो उत्सर्जन यानी कि वाष्पन विधि के द्वारा जो अतिरिक्त जो जल होता है उसको बाहर निकालता है। तो इसका उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है? ऑप्शन डी होने वाला है। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न 25 नंबर क्या कह रहा है कि एल्डिहाइड क्या है। तो दोस्त देखिए इसको आपको याद रखना है कि जो एल्डिहाइड जो समूह होता है ना, यह आपका प्रबल लघुकारी एजेंट होता है। आपको ध्यान रखना है, इसको याद ही करना है, इसका
कुछ यहाँ पर याद करने का कोई फंदा नहीं है, इसको डायरेक्ट यहाँ पे याद कर लो कि यह एक प्रबल लघुकारिक एजेंट होता है। देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि एल्डिहाइड जो ग्रुप होता है इसका फार्मूला क्या होता है। तो देखिए इसका जो समूह का जो सूत्र होता है ना, यहाँ पर COH होता है, COH इसका सूत्र होता है। तो आपको ध्यान रखना यही क्या होता है, यही एल्डिहाइड ग्रुप का सूत्र होता है। या इसको ऐसे भी यहाँ पे लिखा जा सकता है, ऐसे भी ये दिया होता है, तो इस प्रकार से। और इसी में जो होता है हाइड्रोजन समूह यहाँ पे ऐड होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है मेरे दोस्त। तो इस प्रकार से हम लोग इस सेट का टोटल 25 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। और आपको किसी भी क्वेश्चंस में मेरे दोस्त किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ हो तो आप हमसे टेलीग्राम पर या कमेंट करिए, आपकी सहायता बिल्कुल मेरे दोस्त किया जाएगा, ठीक है। तो फिर अब मिलते हैं अगले सेट नंबर 6 में। तो आज के लिए इतना ही। और जो भी हमारे दोस्त अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार मेरे बंधु।